हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत की सभ्यता का विकास या शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बीबी लाल ने एक कोट दिया है या एक फ्रेज दिया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये फ्रेज कहता है द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वरियसली एज द हड़प्पन इंडस और इंडस सरस्वती civilization was indeed remarkable in many ways. It showed how a well balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. इसका मतलब सुनिए कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे हड़प्पा, सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सचमुच कई मायनों में अद्भुत थी या बहुत अच्छी थी। इससे पता चलता है कि एक संतुलित या बैलेंस्ड सोसाइटी कैसी होती है। ठीक, और जिसमें अमीर और गरीब के बीच का फर्क ज्यादा नहीं होता है। हड़प्पा जो समाज है वो शोषण वाला नहीं था, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन वाला नहीं था, बल्कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते थे या तालमेल से रहते थे। म्यूचुअल अकोमोडेशन, तालमेल से रहते थे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू धौलावीरा कैसल एरिया, यानी कि ये एक एंट्रेंस है, एक गेट है धौलावीरा का। धौलावीरा में एक बहुत प्राचीन सभ्यता हमें मिली जिसका एक गेट है ये। ठीक है, इस इमेज से आपको पता चलेगा कि कितनी विकसित सभ्यता थी ये। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन को अगर हम कहें एक शब्द में तो सभ्यता। सभ्यता एक ऐसा समाज या एक ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं या कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे आज हम लोग रहते हैं वैसे ही ये लोग क्या काम करते हैं, खेती कैसे करते हैं, या टेक्नोलॉजीज इनके पास क्या थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, मेटालर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। सो मेटलर्जी क्या होता है स्टूडेंट? इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, प्यूरिफाइंग और कंबाइनिंग देम, एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स और देयर प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है धातु कर्म। मेटलर्जी का मतलब होता है जो भी मेटल है उनसे जुड़ी हुई स्टडी। ठीक है, मेटलर्जी का मतलब ये याद रखिएगा, यानी कि धातु, यानी जो भी मेटल हम जमीन से निकालते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, उसको किस तरीके से पिघलाया जाता है, या नई चीजें उससे कैसे बनाई जाती हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मानव ने, इंसानों ने सबसे पहला जो मेटल यूज किया था वो क्या था? कॉपर। कॉपर के बाद आया आयरन। So, civilization in general term is used for an advanced stage of human society. Civilization क्या है? अगर हम जनरल टर्म में देखें तो ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट है। To be practiced, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. यानी कि एक सिविलाइजेशन को क्यों एक सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसके जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होना जरूरी हैं। जैसे अगर कोई सिविलाइजेशन है तो उसमें गवर्नमेंट होगी और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरकार और प्रशासन। सरकार भी होगी, चाहे वो राजा हो या कोई मंत्री हो या नेता हो या प्रशासन हो, टू मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज। सोसाइटी के कई सारे काम होते हैं जो आम इंसान नहीं करते हैं, जनता नहीं करती है, जैसे सड़क बनवाना, जैसे ब्रिज बनवाना। आज अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे देश में ये सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। दूसरा है अर्बनिज्म। अर्बनिज्म का मतलब होता है टाउन प्लानिंग, यानी कि कोई शहर कैसे बसाया जाए। द ग्रोथ ऑफ सिटी, शहरों को कैसे और अच्छा बनाया जाए, उनको मैनेज किया कैसे किया जाए। साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट, पानी की सप्लाई कैसे होनी चाहिए, और जो पानी ड्रेनेज सिस्टम है या पानी है उसको हम कैसे मैनेज करें, यानी कि पानी निकलने की व्यवस्था।
आज आप देखते होंगे अगर बारिश होती है, सड़कों पे पानी भर जाता है, तो सरकार या नगर निगम क्या करते हैं, ये लोग अपना प्रयास करते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी रोड साफ हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज द वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स का मतलब होता है कारीगरी, यानी कि हाथ से काम करने वाले लोग। द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन और मेटल, और द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑर्नामेंट एंड टूल्स। ऑर्नामेंट क्या होते हैं, ज्वेलरी, आभूषण जो पहना जाता है, ठीक है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, चाहे वो इंटरनल हो या इंटरनल का मतलब है एक ही शहर में या एक ही देश में, और एक्सटर्नल का मतलब है अपने देश से बाहर या अपने शहर से बाहर। एक्सचेंज ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, चीजों का लेन देन करना। सम फ्रॉम ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट, हमें किसी तरीके की वहां से राइटिंग्स मिली हो जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। कल्चरल आइडियाज, कल्चरल आइडियाज वहाँ के कैसे हैं, सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या कलाकारी है या वो किस कला में माहिर हैं, आर्किटेक्चर उनका कैसा है, साहित्य कैसा है, या उनकी प्रथाएं कैसी हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब एक सिविलाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी होती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने ही लोगों का पेट भर सकें, बल्कि इसलिए भी कि और लोगों का भी पेट भरा जा सके। आप अनाज उगाएं जिससे जनता का भूख मिट सके, ठीक है। सो इट इज इजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटी। आप देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी सिविलाइजेशन के, ये हर सोसाइटी में आज की दुनिया में भी मौजूद हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सभ्यता है उसका विकास अलग अलग समय पे और दुनिया के अलग अलग भागों में हुआ। जैसे आज का जो ईरान और सीरिया है, जिसको हम प्राचीन, क्या नाम है इसका, मेसोपोटामिया, जो लगभग 6000 साल पहले इसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ की सभ्यता कैसे डेवलप हुई, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन। आप इसके साथ ही कुछ और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इन प्रेजेंट स्टेज विदाउट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत विशाल या बहुत बड़ा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट के कई सारी सिविलाइजेशन समय के साथ समाप्त हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, और वहाँ कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन खत्म होने के रीजंस क्या होते हैं। सो नाउ फर्स्ट, अब हम इस चैप्टर में जो देखेंगे वो सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, 4000 BCE। बिगिनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन 3000 BCE, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन 2000 BCE। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं जो अब तक हमारी टाइमलाइन में आए हैं। सो फ्रॉम विलेज टू सिटीज, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लोग गांवों में रहते थे, फिर उसके बाद लोग धीरे धीरे शहरों में रहने के लिए आने लगे। नाउ अब इसमें एक डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पफुल। ऐसी नदियां, छोटी छोटी नदियां होती हैं या लेक होते हैं जो बड़ी नदी से आके मिल जाते हैं। जैसे यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यमुना क्या है, गंगा की सहायक नदी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम विलेज टू सिटी। द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब। पंजाब एक मैदानी इलाका था जो अभी बंटवारे के बाद यानी पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान में है। एंड सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, बंटवारे से पहले ये भारत में ही था। और वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर जो पंजाब है या पाकिस्तान है, यहाँ पर जो पानी आता था वो किन नदियों से आता था, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से, और इसकी सहायक नदियों से यानी ट्रिब्यूटरीज से आता था।
और इस वजह से ये मैदानी भाग बहुत फर्टाइल था, उपजाऊ था। यहाँ खेती करना बहुत आसान था। सो अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम्स अगो, अनदर रिवर। कई सौ साल पहले, लाखों साल पहले एक और नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से निकलती थी? ये हिमालय की तलहटी में से निकलती थी, यानी कि हिमालय के नीचे से निकलती थी। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ जाती थी? हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ पर इस नदी का पानी बहता था, जिससे यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी। ठीक है। और इन दिस होल रीजन, फ्रॉम अबाउट 3500 BCE, विलेज ग्रू इनटू टाउन। जब नदियों में पानी बहुत होता है या सिंचाई के लिए अच्छा पानी होता है, तो जीवन वहाँ पर बहुत डेवलप होता है। इंसान वहीं बसना चाहता है। क्यों? तो क्योंकि वहाँ पर पानी है, फसलें हो सकती हैं, ट्रेड हो सकता है। ठीक है। तो इस वजह से जो गांव थे वो शहरों में बदलने लगे, यानी कि जो छोटे छोटे गांव थे अब बड़े बड़े शहरों में बदलने लगे। लोगों ने वहां का अर्बनाइजेशन कर दिया। अर्बनाइजेशन जो वर्ड है, ये हम आपको आगे इसकी डेफिनेशन बताएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पुरातत्वविद। क्या ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो एंशियंट सिविलाइजेशन होते हैं, यानी कि प्राचीन सभ्यता, उनकी स्टडी करते हैं। इन लोगों ने कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को कई सारे नाम दिए, जैसे इंडस, हड़प्पन और इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वी विल यूज ऑल दीज टर्म्स। हम ये सारे ही टर्म्स यूज करते हैं। इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? हड़प्पन्स। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये दुनिया की एक, कई सारी सिविलाइजेशंस में एक ऐसी है सिविलाइजेशन जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और द फर्स्ट डेवलपमेंट, दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की पहली अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इस नक्शे में कई सारे आपको जगह के नाम दिखाई देंगे, जैसे हिंदू कुश, हिमालय, मंदा, रूपनगर, मोहनजोदारो, चंदहुनारो, बालाकोट। ये सब जगह के नाम हैं जो प्राचीन काल में भारत में यूज किए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी हड़प्पन सिटीज थी और कहाँ कहाँ थी। आप अपने घर पर, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप इन हड़प्पन सिटीज को मैच करेंगे। क्या धोलावीरा कहाँ था? पंजाब, गुजरात, सिंध, हरियाणा या राजस्थान। इसी तरीके से आप इन सभी हड़प्पन साइट्स को मैच करेंगे इन जगह से। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर क्या है? तो द मैप, जो अभी आपने ऊपर मैप देखा, उसमें इंडस और सिंधु नदी के बारे में बताया गया है और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कई सारी नदियां हैं यहाँ पर, सच एज मोहनजोदारो एंड हरप्पा। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर। इस सभ्यता के साथ या सरस्वती नदी के किनारे कई सारी सभ्यताएं और भी आईं। अब इन सभ्यताओं के पास या सरस्वती नदी के पास कौन सी नदियां थीं? जिसको कहते हैं घग्गर, एक नदी का नाम है, और हकरा, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? घग्गर और हकरा रिवर। द रिवर इज नाउ सीजनल। ये रिवर सीजनल है, मतलब जब भी यहाँ बारिश होती है तभी ये नदी बहती है, अदरवाइज ये नहीं बहती है। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा। सबसे पहले सरस्वती रिवर या सरस्वती नदी के बारे में कहाँ पता चलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। इन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, नदियों के किनारे अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं। सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज गॉडेस एंड अ रिवर। सरस्वती की पूजा एक देवी के तौर पर भी की जाती है और नदी के तौर पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे गंगा को माँ कहा जाता है, उसी तरीके से सरस्वती को भी देवी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो सरस्वती नदी है ये डिसअपियर हो गई, यानी कि गायब हो गई। अब रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं या साइंटिस्ट जो हैं
या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये पता लगा रहे हैं कि सरस्वती नदी के गायब होने के या उसमें पानी ना होने के रीजंस क्या थे। बच्चों, टाउन प्लानिंग क्या होता है? टाउन प्लानिंग होता है शहरीकरण, यानी कि गांवों का शहरों में बदल जाना। अब देखिए यहाँ पर दो नाम दिए हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में। और ये पहले दो शहर थे इंडस सिविलाइजेशन के जो खोजे गए, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, अ सेंचुरी अगो। तो इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1924 में हुई थी। सेवरल साइट फॉलोड इन द इंडस प्लेन, विच इज व्हाई द सिविलाइजेशन वाज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज, कुछ और इंपॉर्टेंट शहर है जहां हमें सिविलाइजेशन मिली है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जैसे धौलावीरा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पर भी हमें सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ एविडेंस मिले हैं। जैसे गनवरी वाला, ये कहाँ पर है? चोलिस्तान, पाकिस्तान में। यहाँ पर और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ साइट्स हैं जो अब तक हमें मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी हैं। अब लोथल कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। गुजरात में भी हमें क्या मिला है? एक गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। ये क्या होता है? बेसिकली डॉकयार्ड होता है, ठीक है। सो इट वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड। सच डिस्कवरीज कंटिन्यूज इवन टुडे। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी डिस्कवरी कर रहे हैं, शायद हमें कुछ और मिल जाए। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिएगा कि सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स not only two major cities, Rakhigarhi and Ganvaribala, but also several smaller ones. जैसे फरमाना हरियाणा में है, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स हैं। और इसके अलावा कुछ टाउन्स हैं जैसे बिराना एंड बनावली, ये कहाँ पर है? ये दोनों हरियाणा में हैं। सो आप इन साइट्स को डिस्कवर कीजिए या इनका मैप बनाइए और ये देखिए कि इन जगह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला था। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी लोग रहते हैं या जनता रहती है वहां पर चारों तरफ दीवार उठा देना, जिससे सुरक्षा बनी रहे, कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की कोई राजा अटैक ना कर पाए। तो लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स, ठीक है। जब भी कोई शहर बसाया जाता है तो उसका एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ी गलियां हैं, वाइड स्ट्रीट्स, साथ ही साथ कार्डिनल डायरेक्शन है, हर गली का एक डायरेक्शन है। मोस्ट सिटीज सीम्स टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, यानी कि किलेबंदी। जितनी भी साइट्स या सिटीज या शहर हैं उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है सुरक्षा के लिए, ताकि उस समाज पर अटैक ना हो पाए। और जो अब यहाँ पूरी जो जहाँ लोग रहते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन रहता है? एलीट। एलीट का मतलब होता है अमीर लोग, जैसे रूलर हो गए, राजा, ऑफिशियल्स, मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और पुजारी, ये सब यहाँ रहते हैं। और लोअर टाउन किन लोगों के लिए है? कॉमन पीपल के लिए, आम जनता के लिए लोअर टाउन है। कुछ बड़ी बिल्डिंग्स भी हमें मिली हैं, जैसे कि वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोदाम, जहां पर चीजें रखी जाती हैं और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, स्टोर की जाती हैं और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इंडिविजुअल हाउसेस, हमें घर भी मिले हैं जिनमें लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स, यानी कि जो लाइन से बने हुए घर हैं, ठीक है। जब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेस, यानी कि जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की जब घर बनाए गए वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ये सारी बिल्डिंग ईंटों की बनी हुई हैं। द पर्पज ऑफ सम ऑफ द कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इनके अब कुछ ही रिमेनिंग बचे हुए, कुछ ही हिस्से बचे हुए हैं। दिस इज द केस ऑफ अ फेमस ग्रेट बाथ। अब हम बात करेंगे ग्रेट बाथ की, जो कहाँ मिला है?
इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक फेमस शहर है मोहनजोदारो यहाँ पर। ठीक है, ये एक छोटा बट इलेबोरेट टैंक है। टैंक मतलब आप नहाने की जगह समझ लीजिए। इसका साइज क्या है, 12x7 मीटर्स, और वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, यानी कि पानी इससे बाहर नहीं जाता है। नेचुरल बिटुमिन, नेचुरल बिटुमिन क्या होता है, तारकोल आपने देखा होगा जब सड़क बनती है तो उस पर तारकोल डाला जाता है। इसी तरीके से इस वाटर टैंक में या ग्रेट बाथ में तारकोल डाला गया, अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, यानी कि ईंटों के ऊपर, जिससे ईंटें मजबूती से लगी रहें। ये आप इमेज देखिए, इस इमेज में क्या किया है, द वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, इन द लोअर टाउन एरिया। ये साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाउसिंग एरिया इन धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है ये आप बताइएगा कमेंट करके। विथ परपेंडिकुलर स्ट्रीट इन द मिडिल टाउन, धौलावीरा एट 3 डिस्टिंक्ट जोन। आप देख सकते हैं, एक जोन ये है, एक जोन ये है, एक जोन ये है। Not too as in other cities. Also in the city, the foundation of most buildings were made with stones. तो ये साइट्स हैं जो हमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजी हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं ये ग्रेट बात बताया गया है। इट वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स, यानी कि यहाँ छोटे कमरे बने होते हैं। वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, वेल का मतलब पता है, कुआं होता है। देयर वॉज अ ड्रेन, ड्रेन का मतलब जहां से पानी बह के जाता है, बाहर जाता है। इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट फ्रेश वाटर। यानी कि जो टैंक बना हुआ है या ग्रेट बाथ बना हुआ है, इसमें ये सिस्टम बनाया था कि जिससे गंदा पानी बाहर निकल सके और फ्रेश वाटर दोबारा से इसमें डाला जा सके और रीयूज किया जा सके फिर से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस क्या था। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, यानी कि जनता इसमें नहा सकती है, या फिर अ बाथ फॉर रॉयल फैमिली ओनली, या सिर्फ इसमें राजा, प्रीस्ट या एलीट क्लास नहा सकती है, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, यानी कि जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज हैं या प्रथाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये टैंक बनाया गया था। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन द सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर घर में क्या था, एक इंडिविजुअल बाथरूम था, सबके पास बाथरूम था। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि पानी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, द हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, ये हड़प्पन्स जो लोग थे, हड़प्पा के रहने वाले लोग, वो साफ सफाई या क्लीनलीनेस पर बहुत ध्यान देते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स, उनके घर पर जो सेपरेट एरिया था वो बाथरूम के लिए यूज करते थे। एंड दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब आप ये समझिए कि जब आप घर पे पानी यूज करते हैं तो आज मॉडर्न एज में देखें तो पानी नालियों से बह के कहीं और बह जाता है। उसी तरीके से इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया था जिससे ये पानी, जो घर का पानी है, गंदा पानी है, वो सब बह के एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता था। ये देखिए आप ड्रेन्स किस तरीके से बनाए गए हैं। ये जो नालियां हैं ये ड्रेन्स के तौर पर यूज की जाती हैं। ओके, अब ये ड्रेनिंग सिस्टम है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। मोहनजोदारो में क्या है कि लोग ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि पानी जो यूज करते थे वो कुएं का पानी यूज करते थे और कुएं चारों तरफ ईंटों के बने हुए थे। मेड इन अदर रीजन इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स। पॉन्ड्स समझते हैं आप लोग, तो पॉन्ड से भी पानी यूज किया जाता था। साथ ही साथ नियर बाय स्ट्रीम और ह्यूमन मेड रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, एक तरीके का तालाब होता है, जलाशय जिसको कहते हैं। सो इन द केस ऑफ धौलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, कच्छ कहाँ पर है, रन इन कच्छ गुजरात में, द लार्जेस्ट रिजर्वायर मीजर 73 मीटर्स इन लेंथ। सबसे बड़ा जो रिजर्वायर या जलाशय अभी तक मिला है वो कितने मीटर का है, 73 मीटर लंबाई है इसकी।
अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। एक ऐसे लंबी चौड़ी जगह है जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है। ओके, अब एट धौलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वायर। धौलावीरा में हमें कम से कम 6 रिजर्वायर मिले हैं जो स्टोन्स पत्थरों से बने हुए थे, इवन कट इनटू द रॉक। ये जो पत्थर है ये चट्टानों से काटे गए थे, ठीक है। और ये किससे जुड़े हुए थे? अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब बारिश हो तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और फिर उस पानी को हम बांट सकें या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये इतनी टेक्नोलॉजी इस सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। ना इमेजिन, आप ये सोच सकते हैं, आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि अगर कहीं बारिश है तो उस बारिश हो रही है तो आप उस पानी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। सो व्हाट डिड द हड़प्पन ईट? हड़प्पन लोग खाते क्या थे, इसमें ये देखने वाली बात है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन लिखिए, पल्सेस। पल्सेस के बारे में आप सभी को पता होगा, दाल होती है, जैसे बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स, इनको क्या कहते हैं? दालें कहते हैं, जैसे अरहर की दाल, मसूर, मूंग और चना, ठीक। सो हड़प्पन क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट। या सेटलमेंट का मतलब होता है रहने की जगह, अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर और स्मॉल रिवर। तो हड़प्पन लोग कौन सी जगह चुनते थे? जो नदियों का किनारा है उस जगह पर ये रहते थे। दिस इज लॉजिकल चॉइस, नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर। ये एक लॉजिकल चॉइस थी, क्यों? क्योंकि जब नदियों के किनारे रहेंगे तो इन्हें एग्रीकल्चर में आसानी होगी और इनकी जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल या उपजाऊ होती है। Archaeological findings have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice, in addition to pulses and a variety of vegetable. ये लोग जौ, गेहूं, बाजरा ये सब उगाते थे। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया। यूरेशिया हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ये पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाया। ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश भारत वो पहला देश है जिसमें कॉटन उगाई गई। ओके, जिनसे कपड़े, विच दे यूज टू वीव इनटू क्लोथ्स, और इस कॉटन से क्या होता था? कपड़े बनाए जाते थे। दे मेड फार्मिंग टूल्स, यानी कि ये टूल्स या औजार बनाते थे, और साथ ही साथ प्लफ का यूज करते थे। प्लफ क्या होता है? खेती करने के लिए जो हल होता है, आपने देखा होगा, उसका यूज करते थे। सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। तो ये जो प्लफ है या हल है ये आज भी कुछ फार्मर्स यूज करते हैं। ये आप देखेंगे एक इमेज बनी हुई है, स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लफ, यानी कि हल की ये इमेज बनी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमें कहां से मिला है? बनावली, हरियाणा से। ओके, आगे देखते हैं। So this intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites or village। यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमें कई साइट से मिली है। अब ये सिटीज में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से, जो भी अनाज उगाते हैं उस पे ये लोग सरवाइव करते हैं और अपनी डेली बेसिस के लिए यूज करते हैं। द हड़प्पन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो जानवरों को भी पालते थे। किस लिए? मांस के लिए, मीट के लिए। साथ ही साथ ये लोग मछलियों का शिकार भी करते थे नदियों से, ठीक है, या समुद्र से। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। अब ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्हें जानवरों की और मछलियों की हड्डियां मिली, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि हड़प्पन सभ्यता के लोग मछलियों का भी शिकार करते थे और जानवरों को पालते थे और उनका भी शिकार मांस के लिए करते थे। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? पॉट्स का मतलब होता है बर्तन। यानी कि ये जो हड़प्पा के रहने वाले लोग हैं ये बर्तनों का यूज क्या करते थे? जब साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया गया इन क्ले पॉट्स का तो पता चला दे यूज्ड डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें यूज करते थे, सच एज रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया या आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक रिसर्च करके पता लगाया,
तो ये पता लगाया कि मिट्टी के बर्तनों में जो यूज किया जाता था वो टर्मरिक, जिंजर और बनाना यूज किया जाता था। तो इनकी जो डाइट है बहुत हेल्दी होती थी और बहुत डाइवर्स होती थी। बच्चों, ब्रिस्क ट्रेड क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्रिस्क ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो व्यापार करते थे, सिर्फ अपने ही शहर में नहीं या अपने ही एरिया में नहीं, बल्कि आउटसाइड इंडिया एज वेल, भारत के बाहर भी ये लोग व्यापार करते थे। दे एक्सपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण, ज्वेलरी, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी जो डेली यूज के काम होते हैं। अब टिम्बर का मतलब होता है जो इमारत बनती है या कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो लकड़ी लगती है उसको टिम्बर कहते हैं। साथ ही साथ गोल्ड एंड कॉटन भी ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, और कुछ फूड आइटम्स भी। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट व बीड्स ऑफ कार्नेलिन। कार्नेलिन क्या होता है, ये होता है एक लाल या एक कीमती पत्थर होता है लाल रंग का, जिसकी ज्वेलरी बनती है, और ये इसको एक्सपोर्ट करते थे। देखिए, रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन, एक लाल रंग का बहुत कीमती पत्थर होता है जो कहाँ से मिलता है, गुजरात से। हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल, क्राफ्ट्स पीपल कौन होते हैं, कारीगर। इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की थी जिससे ये पत्थरों को ड्रिल करते थे और फिर उसमें से स्ट्रिंज निकालते थे। स्ट्रिंज का मतलब होता है धागा या डोरी, ठीक है, जिससे कि इसका हार बना सकें या कोई ऑर्नामेंट बना सकें और इसको सजा सकें। इन्होंने क्या किया कि कॉन्च शेल्स को भी ब्यूटीफुल बैंगल्स, बैंगल्स पता है ना, चूड़ियां, उनमें बदल दिया इनको। कॉन्च शेल्स क्या होता है, शंख आपने देखा होगा जो समुद्र के किनारे मिलता है, उसको कहते हैं कॉन्च शेल्स, ठीक है। विच रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बिकॉज शेल इज अ हार्ड मटेरियल। ये जो टेक्नोलॉजी है इनमें छेद करने की या इनका ऑर्नामेंट बनाने की, ये एक्सपर्ट लोग करते थे। What the Harappan imported in exchange of the exported goods, it is not so clear. ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये इंपोर्ट क्या करते थे। इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर सिंस दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम। अब भारत के लोग सबसे पहले कॉपर यूज करना शुरू किया था इन लोगों ने, आयरन तो बहुत बाद में आया है। तो इन लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि कुछ मेटल ऐसे थे जो ये यूज करते थे। जैसे ये किस चीज के मास्टर थे, कॉपर, कॉपर के मेटल बना, कॉपर मेटल के कुछ चीजें बनाने के लिए, बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट मेटल। कॉपर जो है ना सॉफ्ट मेटल होता है। इसमें टिन इज एडेड, टिन और इसमें मिलाया जाता है, जिससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज, और ये कॉपर से मजबूत होता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, ये हड़प्पन्स ब्रॉन्ज का यूज क्या करते थे, टूल्स बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, पैन्स बनाने के लिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट हैं या कुछ चीजें हैं जो हमें एग्जीबिशन में मिली हैं। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स। अब व्यापार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए ये जमीन के रास्ते भी, सड़क के रास्ते भी जाते थे और नदियों के रास्ते से भी जाते थे, ठीक है। द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। तो मैरीटाइम एक्टिविटी जो है, मैरीटाइम मतलब समुद्र के रास्ते से एक्टिविटी करना, ये भारत में ही शुरू हुई थी। अब यहाँ पर कोस्टल रीजन कहाँ है, गुजरात में है और सिंध में है। लोथल क्या है, लोथल एक जगह है जहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको डॉकयार्ड मिला है सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मीजरिंग 217 मीटर्स इन लेंथ एंड 30 मीटर्स इन वाइड। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेंथ कितनी है और चौड़ाई कितनी है, आप देखिएगा 36 मीटर वाइड थे इसकी और 217 मीटर इसकी लेंथ है। द लेंथ इज जस्ट लिटिल मोर देन द 2 फुटबॉल ग्राउंड्स, यानी कि आप सोच सकते हैं कि लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसकी लेंथ है। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है हमें, ठीक है। डॉकयार्ड मतलब, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाजों को ठहरने और मरम्मत करने की जगह, ठीक है। दैट इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन चीजों का यहाँ से किया जाता है। अब ये जो ट्रेड है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने सामान जब भेजते हैं तो इसके लिए सील यूज करते हैं, यानी कि मोहर, विच हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट्स। तो ये जो मोहर है ना या सील्स हैं, ये कई सारी जगह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। दी सील्स
वर जनरली मेड ऑफ स्टीटाइट। ये जो सील्स हैं ये स्टीटाइट से मिली हैं। बेसिकली ये एक मुलायम पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल मोहर और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। द मीजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स। तो ये जो मोहरें होती हैं इनमें जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। A few signs that are part of writing system, इनमें लिखा भी जाता है, but their system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood। यानी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी तक इस भाषा को समझ नहीं पाए हैं कि ये लिखा क्या है। बट बेसिकली these seals were used for trade as well। ठीक है। Now the lives of the ancient archaeologists have unearthed many objects made and used by हड़प्पन। ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो हड़प्पन सोसाइटी के लोग यूज करते थे। आप देख लीजिए इसको और इन जगहों के नाम याद रखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ एक सील है जिसपे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है जो हिंदू धर्म का एक पवित्र निशान होता है। साथ ही साथ एक किंग के बारे में कहा जाता है और एक डाइटी यानी कि एक मूर्ति, एक ऐसी इमेज मिली है हमें जिसके चारों तरफ जानवर हैं। ठीक है। एक आइडल मिला है हमें। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो इमेज है एक पॉट है, यहाँ कुछ पक्षी हैं। तो ये कहानी ऐसा लगता है जैसे बचपन में सुनी हो कि अ क्लेवर वे ऑफ अ क्रो टू ड्रिंक वाटर। ये कहाँ से मिला है? गुजरात से। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं अब क्या है। आपको इस चैप्टर में कई सारी चीजें पता चली हैं। जहां तक आप लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी और इसमें कई सारे हड़प्पन्स जो समाज में रहने वाले लोग थे वो बहुत एक्सपर्ट थे। अराउंड 1900 BCE, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट बिगन टू फॉल अपॉर्ट। यानी कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है ये खत्म हो गई। ये अबेंड कैसे हो गई ये हम आगे देखेंगे। इसके अभी तक कुछ निशान हमें मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि शायद इन्वायरमेंट चेंज हुआ हो, इस वजह से, इस रीजन से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट द हड़प्पन्स स्कैटर्स ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट। ऐसा माना जा सकता है कि जो हड़प्पन लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने लगे, इस वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे फैक्टर दिए हैं, कई बातें बताई हैं जिसमें ये बताया गया है कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। नाउ द सिटीज में हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज। इन्वेजन भी एक रीजन हो सकता है। इन्वेजन होता है अटैक, यानी कि किसी ने आक्रमण कर दिया हो। बट हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें अभी तक किसी भी अटैक का कोई भी ट्रेस या एविडेंस नहीं मिला है। Indeed, the Harappan do not seem to have kept any army or weapons of war। अभी तक हमें कोई weapons या war के कोई भी निशान एज एन एविडेंस नहीं मिले हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी पीसफुल सिविलाइजेशन। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो काम करते हैं इस सिविलाइजेशन डिक्लाइन या डिस्ट्रॉय या खत्म होने के लिए। जैसे फर्स्ट, अ क्लाइमेटिक चेंज। हो सकता है कि मौसम में बदलाव हुआ हो जिस वजह से ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई हो। इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत बारिश हुई हो या बहुत ड्रायर फेज या सूखा पड़ गया हो। इट वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज। ऐसा हो सकता है कि कई साल सूखा पड़ा हो जिससे खाने की कमी हो गई हो। इसके अलावा सरस्वती नदी सूख गई थी, ऐसा हो सकता है। सडनली सिटीज देयर सच अ कालीबंगन और बनावली वर अबेंडन, जिस वजह से ये सारे शहर जो है इधर उधर हो गए थे और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिविलाइजेशन है उसके एंड होने के कुछ ही रीजंस नजर आते हैं या डिक्लाइन होने के, दैट क्लाइमेट और एनवायरमेंट, इन दोनों वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। Although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived। भले ही ये सिविलाइजेशन डिसअपियर हो गई हो लेकिन अभी भी इनकी टेक्नोलॉजी और इनके कल्चर से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हमें मिलती रहती हैं और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इसको ढूंढते रहते हैं। So before we move on, the Indus
हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है और यहाँ पर प्लांट सिटी मिलती है, मतलब बहुत अच्छा इनका एनवायरनमेंट था, मैनेजमेंट था और क्राफ्ट था। A productive agriculture brought a variety of crops to the cities. यहाँ पर कई सारे फसलें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग उगाते थे। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन, ये डिक्लाइन क्यों हुई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज और पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफ स्टाइल। सो ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। चैप्टर नंबर 7, इंडियाज कल्चरल रूट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।